नमस्कार साथियों, क्रैक द कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया का किसान आंदोलन जो है 1897 से लेकर के और 1941 तक चलता है। कुल 44 वर्ष तक ये आंदोलन चलता है। तो इसके प्रथम चरण के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, अपन बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है इसके दूसरे चरण को देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण ये प्रारंभ होता है 1916 से लेकर के, जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं तब ये प्रारंभ होता है। और 1927 में जब विजय सिंह पथिक अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लेते हैं तब इस चरण का समापन हो जाता है। देखिए साथियों, अपन ने पढ़ा था कि 1906 में जब बिजोलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह परमार की निसंतान मृत्यु हो जाती है तो कामा भरतपुर से गोद आते हैं पृथ्वी सिंह परमार, और पृथ्वी सिंह परमार बिजोलिया के नए ठिकानेदार बनते हैं। अब उस समय एक कर लिया जाता था, जब भी कोई नया ठिकानेदार बनता था तो मेवाड़ के महाराणा के द्वारा उसकी कमर पर एक तलवार बांधी जाती और उसके बदले में कर लिया जाता था, और उस कर का नाम था तलवार बंधाई कर। क्या नाम था? तलवार बंधाई कर। ये कर देना किसको पड़ता था? ठिकानेदार को। ठिकानेदार को ये कर किसको देना पड़ता था? मेवाड़ के महाराणा को। लेकिन जब पृथ्वी सिंह परमार यहाँ के नए ठिकानेदार बनते हैं तो उन्होंने ये जो तलवार बंधाई कर है ये भी सीधा जनता के ऊपर डाल दिया। यानी कि ये जो तलवार बंधाई कर जो अब तक ठिकानेदार देता आ रहा था, ये कर भी अब सीधा जनता के ऊपर, इसका जो बोझ है वो जनता के ऊपर डाल दिया था। अब जनता ने इस बात का कड़ा विरोध किया। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कुमावत के नेतृत्व में इस कर का कड़ा विरोध किया गया, और उसका परिणाम यह निकला कि साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव कुमावत और फतेहकरण चारण, इनके नेतृत्व में इस कर का विरोध किया गया। और ये बात पहुंचती है पृथ्वी सिंह परमार के पास, और साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव कुमावत और फतेहकरण चारण को पृथ्वी सिंह परमार के द्वारा बिजोलिया से निष्कासित कर दिया जाता है। अब इनको बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। अब ये तीनों पहुंचते हैं मेवाड़, और मेवाड़ पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात एक सम्मेलन में होती है विजय सिंह पथिक से, और साधु सीताराम दास के द्वारा विजय सिंह पथिक जी से आग्रह करने पर 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक के आंदोलन जुड़ने से। विजय सिंह पथिक। देखिए साथियों, विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर, और ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। देखिए साथियों, 1857 में एक बहुत तगड़ी क्रांति होती है जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1907 में रास बिहारी बोस के द्वारा एक योजना बनाई जाती है, और इस योजना में कहा जाता है कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध एक दोबारा से सशस्त्र क्रांति करेंगे, और ये क्रांति इतने बड़े और इतने व्यापक पैमाने पर की जाएगी कि अंग्रेज जो हैं उनको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1907 में एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जाती है, और इस क्रांति को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रत्येक स्थान की जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों को सौंपी जाती है।
जैसे कि अपने जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है अर्जुन लाल सेठी को, इसी तरीके से अजमेर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है इन्हीं भूप सिंह गुर्जर को। अजमेर की जिम्मेदारी किनको सौंपी जाती है? भूप सिंह गुर्जर को। और इनका इस काम में सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति को और नियुक्त किया जाता है और उनका नाम है गोपाल सिंह खैरवा। गोपाल सिंह खैरवा। खैरवा एक ब्यावर के पास ठिकाना पड़ता है, इसलिए अपने ठिकाने का नाम अपने नाम के पीछे लगाते थे। देखिए साथियों, अजमेर में क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी जाती है भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खैरवा को। अब भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खैरवा ने अजमेर में क्रांति करने की योजना बनाई और इन्होंने अपनी योजना में कहा कि हम अजमेर के पास जो एक ट्रेन जाती है उस ट्रेन को लूटेंगे और उसके बाद वहां से पटरियों को उखाड़ करके फेंक देंगे। लेकिन ये अपने योजना में सफल होते उससे पहले ही इसकी सूचना किसी ने अंग्रेजों को पहुंचा दी। इनकी सूचना कहाँ पहुंच जाती है? अंग्रेज अधिकारियों के पास पहुंच जाती है। अब अंग्रेजों ने भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खैरवा दोनों को गिरफ्तार करके ब्यावर के पास एक दुर्ग है टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, इन दोनों को गिरफ्तार करके टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया। किनको? भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खैरवा को। कौन से दुर्ग में? टोडगढ़ दुर्ग में। ब्यावर के पास है, ब्यावर अजमेर के पास। अब भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खैरवा कुछ समय बाद टोडगढ़ का जो दुर्ग है इससे फरार हो जाते हैं, इससे निकल करके भाग जाते हैं। तो गोपाल सिंह खैरवा जो है ये तो वापस से अपने ठिकाने खैरवा पहुंच जाते हैं और जो भूप सिंह गुर्जर है वो टोडगढ़ दुर्ग से निकल करके और चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में एक गांव था ओछड़ी गांव, ओछड़ी गांव पहुंच जाते हैं। देखिए साथियों, ये कहा जाता है कि गोपाल सिंह खैरवा जब अपने रियासत खैरवा में पहुंच जाते हैं तो अंग्रेज सैनिकों ने यहाँ से इनको पकड़ लिया था और यहाँ पर इनको फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन भूप सिंह गुर्जर चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ जा कर के अपना रहन सहन, अपनी बोलचाल, एक राजस्थानी बोलचाल को अपना लेते हैं और अपनी पहचान को छिपा करके एक नया नाम अपने आप का रख लेते हैं और वो नया नाम है विजय सिंह पथिक। यानी कि भूप सिंह गुर्जर अब क्या बन गए? विजय सिंह पथिक। और यहाँ पर ओछड़ी गांव में ये बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। देखिए साथियों, मेवाड़ में उस समय शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था और उस संस्था का नाम था विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा। और इसका गठन किसने किया था? हरि भाई किंकर। हरि भाई किंकर के द्वारा विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था कि मेवाड़ रियासत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जब विजय सिंह पथिक टोडगढ़ दुर्ग से भाग करके अपनी पहचान छिपा लेते हैं और यहाँ पर आकर के विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ जाते हैं और शिक्षण कार्य करवाने लग जाते हैं। देखिए साथियों, कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में एक बार विद्या प्रचारणी सभा का एक सम्मेलन चल रहा था। वहाँ पर विजय सिंह पथिक भी पहुँचे थे। विजय सिंह पथिक उस आंदोलन को संबोधित कर रहे थे, उस सभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव कुमावत और फतेह करण चारण, जिनको बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया था, वो भी उस सम्मेलन में पहुंच जाते हैं। तो बिजोलिया में जो आंदोलन चल रहा था उसके बारे में वो अपनी सारी जानकारी विजय सिंह पथिक को बताते हैं और वहाँ पर उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ बिजोलिया चलिए और बिजोलिया चल करके हमारे जो आंदोलन को आप नेतृत्व प्रदान कीजिए। तो साधु सीताराम दास के कहने पर सन 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक किनके आग्रह पर बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़ते हैं? साधु सीताराम दास के कहने पर। देखिए साथियों, 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के इस आंदोलन से जुड़ने के बाद 1917 में एक पंचायत का गठन किया जाता है और नाम दिया जाता है ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड। और इसका जो सरपंच बनाया जाता है
मन्नाराम पटेल। ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया जाता है मन्नाराम पटेल को। कब गठित किया जाता है? 1917 में। नाम ऊपरमाल पंच बोर्ड और सरपंच बनाया जाता है मन्नाराम पटेल को। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के गठित करने के पीछे क्या मकसद था? किसानों में चेतना का प्रसार करना कि देखिए अब बहुत हुआ, अब अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, आंदोलन कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, अब और ज़्यादा अत्याचार सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए विजय सिंह पथिक ने अपना एक हस्तलिखित अखबार निकाला। हस्तलिखित अखबार निकाला था ऊपरमाल का डंका। यह मेवाड़ी भाषा का हस्तलिखित अखबार था। मेवाड़ी भाषा का एक हस्तलिखित अखबार निकाला, नाम था ऊपरमाल का डंका। और इस अखबार के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा की गई और उनको प्रेरित किया गया कि आप अब अपनी ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको और आप बर्दाश्त मत कीजिए, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाइए। इस तरीके से जो संपूर्ण जो बिजोलिया है, संपूर्ण बिजोलिया में क्रांति के स्वर उठने लगते हैं। जो भी किसान हैं अपने ऊपर जो लगान लगाई गई थी उनका खुलेआम विरोध करने लगते हैं। और इन सब से प्रभावित होकर के माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़ते हैं। किन से प्रभावित होकर के? विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर के। देखिए साथियों, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एक गीत लिखा था और उस गीत का नाम था पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत। ये सवाल पूछा जाता है, पंछीड़ा गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा। संपूर्ण बिजोलिया में पंछीड़ा गीत गाया जाने लगा, क्रांति के स्वर उठने लगे थे। संपूर्ण बिजोलिया ठिकाने में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह किया जा रहा था। इसी के साथ विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया और वहां पर प्रत्येक अधिवेशन में इस मांग को उठाया कि देखिए आप लोग जो बिजोलिया में जो अन्याय हो रहा है किसानों के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और उनकी मदद आप कीजिए। कहा जाता है कि बिजोलिया के जो किसान आंदोलन को महात्मा गांधी ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया और अपने जो निजी सचिव है महादेव देसाई, उनको बिजोलिया भेजा और वहां भेज करके किसानों को अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया। इसी के साथ विजय सिंह पथिक के द्वारा सन 1919 में एक संघ की स्थापना की गई थी। सन 1919 में एक संघ की स्थापना की गई थी, नाम था राजस्थान सेवा संघ। और कहाँ पे की गई इसकी स्थापना? वर्धा, महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में। कब? 1919 में। और इस राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को पूरे भारत में पहुंचाया और एक अखबार का संपादन किया। 1920 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक अखबार निकाला गया और इस अखबार का नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी में बिजोलिया के जो किसान हैं इनकी समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। देखिए साथियों, उस समय एक अखबार और निकलता था, नाम था प्रताप। प्रताप नाम का एक अखबार और निकलता था और इसका संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार में बिजोलिया का जो मुद्दा है इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया और पूरे देश में इसको एक चर्चा का मुद्दा बना दिया कि देखिए बिजोलिया के किसानों के ऊपर कितने बेमानी तरीके से लगान लगाई गई है। इस तरीके से प्रताप जो अखबार था इसके माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने पूरे देश का ध्यान बिजोलिया के किसान आंदोलन की ओर आकर्षित करवाया। कहते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी के इस प्रयास से विजय सिंह पथिक बेहद ही प्रभावित हुए और उन्होंने बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेज करके अपना भाई बना लिया।
गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेज करके विजय सिंह पथिक ने अपना भाई बनाया, इनको थैंक यू कहा कि देखिए आपने जो प्रताप अखबार में जो आपने जो बेहतरीन तरीके से इस मुद्दे को उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए प्रताप अखबार के माध्यम से, राजस्थान केसरी अखबार के माध्यम से बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है ये पूरे देश में एक चर्चा का मुद्दा बन चुका था। चर्चा का मुद्दा बनने के बाद मेवाड़ की जो रियासत है इसके ऊपर भी दबाव आने लगा कि आप किसानों के ऊपर इतने ज़्यादा कर क्यों लगाए जा रहे हैं, आप इन करों की समीक्षा कीजिए, आप किसी आयोग का गठन कीजिए और आप उस आयोग के गठन के बाद अपनी रिपोर्ट बताइए और बताइए कि किसानों के ऊपर जो कर लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत हैं। और इसी के मद्देनज़र मेवाड़ रियासत के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है। तो उस आयोग का नाम है 1919 में एक आयोग का गठन किया जाता है और आयोग है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग मेवाड़ रियासत के द्वारा गठित किया गया ये आयोग था। कब गठित किया गया था? 1919 में। और इस आयोग को कार्य सौंपा गया कि आप किसानों की मांगों की आप जांच कीजिए और बताइए कि जो किसानों की मांग हैं वो जायज़ हैं और जायज़ हैं तो कितनी जायज़ हैं। कहते हैं कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में बताया कि किसानों की समस्त मांगें जायज़ हैं। ठिकानेदार के द्वारा किसानों के ऊपर अत्यंत भयंकर तरीके से लगान लगाई जा चुकी हैं और इन किसानों के जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, तो आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन कहा जाता है कि मेवाड़ रियासत के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की जो सिफारिशें थी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और अगर इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है कि ठिकानेदार के हौसले हैं वो बुलंद हो जाते हैं और ठिकानेदार अपने बेईमानी तरीके से वापस से लगान फिर से लगानी प्रारंभ कर देता है। देखिए साथियों, तभी 1922 में राजस्थान के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट होलैंड बिजोलिया ठिकाने की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर रॉबर्ट होलैंड किसानों से बातचीत करते हैं। रॉबर्ट होलैंड और किसानों के मध्य कुछ समझौते भी होते हैं, कुछ लगानों को कम भी किया जाता है और रॉबर्ट होलैंड के द्वारा मेवाड़ की रियासत को निर्देश दिए जाते हैं कि आप कुछ जो लगान आपके द्वारा लगाई जा चुकी हैं उनमें आप इनको छूट प्रदान कीजिए। तो उस समय तो कहा जाता है कि रॉबर्ट होलैंड के आगे तो कुछ छूट प्रदान कर दी जाती हैं, लेकिन जैसे ही रॉबर्ट होलैंड वापस जाते हैं उसके बाद वापस से वही स्थिति बरकरार हो जाती है, वापस से वही कर, वही टैक्सेस किसानों के ऊपर वापस लगा दिए जाते हैं। यानी कि 1922 में रॉबर्ट होलैंड और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था वो एक स्थायी समझौता नहीं हो पाया, स्थायी समझौता नहीं हो पाया और स्थायी समझौता नहीं हो पाया और विजय सिंह पथिक के ऊपर मेवाड़ रियासत में आने के लिए प्रतिबंध और लगा दिया जाता है। यानी कि टैक्स कम करने की बजाय विजय सिंह पथिक के ऊपर प्रतिबंध और लगा दिया जाता है कि मेवाड़ रियासत में आप प्रवेश नहीं करेंगे। अब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को ब्यावर अजमेर से ही नेतृत्व प्रदान करते हैं, ब्यावर अजमेर से ही नेतृत्व प्रदान करते रहते हैं। लेकिन साथियों 1923 में बेंगू किसान आंदोलन में एक हत्याकांड होता है। बेंगू किसान आंदोलन में एक हत्याकांड होता है और नाम है उसका गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड। और इसमें 2 किसान शहीद हो जाते हैं। तो इस बात से ये जो बात है गोविंदपुरा हत्याकांड की, ये विजय सिंह पथिक तक पहुंचती है और इस बात से दुखी होकर के विजय सिंह पथिक बेंगू पहुंचते हैं और इन लोगों को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो 1923 में बेंगू में
विजय सिंह पथिक बेंगू पहुंचते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक के बेंगू में आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, क्योंकि बेंगू भी मेवाड़ रियासत के अधीन एक ठिकाना था और मेवाड़ रियासत में आने पर विजय सिंह पथिक के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो इसलिए 1923 में जैसे ही विजय सिंह पथिक बेंगू आते हैं, यहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो 1923 से लेकर के 1927 तक विजय सिंह पथिक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाते हैं। 1923 से 1927 के मध्य विजय सिंह पथिक होते हैं जेल में, और बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व करते हैं माणिक्य लाल वर्मा। देखिए, इनको जेल में डाल दिया विजय सिंह पथिक को। अब इस आंदोलन को नेतृत्व कौन प्रदान करेंगे? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। देखिए साथियों, किसानों का दुर्भाग्य समझिए या फिर नियति की आप माया समझिए कि जैसे ही 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, तो कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि से लगातार साल दर साल किसानों की फसल खराब होती है। 1923 से लेकर के 1926 तक कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि से किसानों की फसल लगातार खराब हो रही थी। ऊपर से ठिकानेदार के द्वारा लगातार लगान वसूली जा रही थी, इसलिए किसानों की जो दशा है बेहद ही शोचनीय स्थिति में पहुंच गई थी। तो जैसे ही 1927 में विजय सिंह पथिक जेल से बाहर आते हैं, तो किसानों की एक महापंचायत बुलाई जाती है और उस महापंचायत में कहा जाता है कि साहब, आपके जेल में जाने के बाद से ही मौसम की मार हमारे ऊपर वैसे पड़ रही है और ठिकानेदार के द्वारा कोई रियायत हमें नहीं दी जा रही है। हमारे पास तो वैसे ही खाने के लिए अनाज नहीं है। कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो हमारी फसल वैसे ही खराब हो रही है और ऊपर से हमारे ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो अब आप बताइए, आप तो थे जेल में, हम पीछे से क्या करते। तो 1927 में जब पंचायत बुलाई जाती है, तो विजय सिंह पथिक एक सुझाव देते हैं। विजय सिंह पथिक कहते हैं कि ठिकानेदार ने जो आपको ज़मीन खेती करने के लिए दे रखी है, आप विरोध स्वरूप वो ज़मीन वापस से ठिकानेदार को लौटा दीजिए और आप कीजिए कि भाई हम खेती करेंगे ही नहीं तो आप कहाँ से हमसे टैक्स वसूलेंगे। तो हो सकता है कि आपके इस विरोध को देखते हुए आपके ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं वो ठिकानेदार के द्वारा कम कर दिए जाएं। लेकिन साथियों, विजय सिंह पथिक का ये जो दांव है ये उल्टा पड़ जाता है। देखिए साथियों, 1927 में जब जमीन वापस लौटाई जाती है, जमीन वापस लौटाई जाती है, कब? 1927 में। तो ठिकानेदार के द्वारा क्या किया जाता है? दो प्रकार के किसान थे उस समय, एक तो जमीन धारक यानी कि भूमि धारक और एक भूमिहीन। देखिए, जमीन धारक जो किसान थे, इन्होंने विरोध स्वरूप अपनी जमीन वापस से किसको लौटा दी? ठिकानेदार को। अब ठिकानेदार ने चाल चलते हुए क्या कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी अगर खेती करने की इच्छा नहीं है तो मैं इस जमीन को वापस से नीलाम कर दूंगा, और जो भूमिहीन जो किसान है उनको वो जमीन आवंटित कर दी जाती है। तो अब ये जो किसान है इनकी तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं कि यार जमीन थी वो भी चली गई हमारे पास, तो अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जमीन भी चली गई, टैक्स भी दे दे करके हमारी हालत खराब हो गई, तो अब हम क्या करें। तो इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए विजय सिंह पथिक कहते हैं कि भाई मेरी वजह से आपकी ये जो ज़मीन है ये वापस से आपको मैं दिलवाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से आपकी ये ज़मीन ठिकानेदार के पास गई है। और कहते हैं कि विजय सिंह पथिक के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आपके कारण ये जो ज़मीन है ठिकानेदार के पास गई है। तो विजय सिंह पथिक इन सब आरोपों से क्षुब्ध होकर के, इन सब आरोपों से दुखी होकर के अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लेते हैं और 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग करके खुद को और ब्यावर चले जाते हैं। इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त होता है। अब देखते हैं इसके तीसरे चरण को। देखिए साथियों, 1927 में विजय सिंह पथिक ने अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लिया, लेकिन 1923 में जब विजय सिंह पथिक जेल में चले जाते हैं तो उसके बाद आंदोलन को नेतृत्व कौन प्रदान करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा। तो माणिक्य लाल वर्मा
वैसे तो 1923 से ही बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियली रूप से 1927 से इस आंदोलन को नेतृत्व कौन प्रदान करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। देखिए तीसरा चरण और तीसरा चरण है 1927, यानी जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से दूर हो जाते हैं, इससे लेकर के और 1941 इस आंदोलन के समापन तक। देखिए साथियों, इसका नेतृत्व कौन प्रदान करते हैं? अब माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी के आग्रह पर माणिक्यलाल वर्मा जी ने रिक्वेस्ट की जाकर के किनसे? जमनालाल बजाज, इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा जी की रिक्वेस्ट पर जमनालाल बजाज बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, और जमनालाल बजाज के आंदोलन से जुड़ने के बाद जो किसानों की जो ज़मीन ठिकानेदार ने ले ली थी, इस ज़मीन को वापस से प्राप्त करने के लिए जमनालाल बजाज के द्वारा एक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। सत्याग्रह आंदोलन। और कब प्रारंभ किया जाता है ये? 1931 में। कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। देखिए साथियों, इसी सत्याग्रह आंदोलन में अंजना देवी चौधरी भी भाग लेती हैं और अपनी गिरफ्तारी देती हैं। अंजना देवी चौधरी सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेती हैं और अपनी गिरफ्तारी देती हैं। जमनालाल बजाज के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है 1931 में। किस लिए? जो किसानों की जो ज़मीन ठिकानेदार ने वापस ले ली थी, उन ज़मीनों को वापस किसानों को दिलवाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह आंदोलन को अपना समर्थन दिया और एक पत्र लिखा। उस समय के मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय सुखदेव प्रसाद को एक पत्र लिखा और कहा कि जमनालाल बजाज से आप समझौता कीजिए और किसानों की जो ज़मीन है वो किसानों को वापस लौटाइए। कहते हैं कि महात्मा गांधी के पत्र लिखने के बाद सुखदेव प्रसाद और जमनालाल बजाज के बीच एक समझौता हो जाता है। सुखदेव प्रसाद और जमनालाल बजाज के मध्य एक समझौता हो जाता है। अब जमनालाल बजाज इस समझौते के होने के बाद यहाँ से अलग हो जाते हैं इस आंदोलन से, और महात्मा गांधी के साथ जा कर के भारत की आज़ादी के जो मूवमेंट हो रहे थे उनमें महात्मा गांधी का सहयोग करने लग जाते हैं। और यहाँ पर सुखदेव प्रसाद से समझौता संपन्न हो गया था। लेकिन जैसे ही जमनालाल बजाज यहाँ से बिजोलिया से जाते हैं, सुखदेव प्रसाद उस समझौते को मानने से इनकार कर देता है और वापस से वही लगान, वही बेगारी बिजोलिया में वापस से लागू कर दी जाती है। अब इसका वापस से विरोध किया जाता है। किनके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा वापस से इसका विरोध किया जाता है और लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। तभी 1941 में सुखदेव प्रसाद को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है और इनकी जगह एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। और मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनने के बाद टी विजय राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा या बिजोलिया के जो किसान हैं इनके मध्य एक समझौता हो जाता है और ये समझौता एक स्थायी समझौते के रूप में होता है। और इसके बाद जो बेमानी तरीके से जो भी लगान, जो भी बेगारी यहाँ पर लगाई गई थी, इनको वापस से हटा दिया जाता है। और इस तरीके से 1941 में टी विजय राघवाचार्य के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है मोहनलाल मेहता।
और बिजोलिया के किसानों के मध्य एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक समझौता हो जाता है और इसी स्थायी समझौता होने के बाद इस आंदोलन का समापन हो जाता है। इस तरीके से माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में बिजोलिया का जो किसान आंदोलन 1897 में जो प्रारंभ हुआ था, इसका समापन माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में एक सफल आंदोलन के रूप में होता है। देखिए साथियों, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है ये संपूर्ण भारतवर्ष का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला, सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण परिणाम रखने वाला एक आंदोलन था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें यहाँ के किसानों ने अहिंसात्मक रूप से गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया। किसी भी तरीके का कोई इस आंदोलन में कोई हत्याकांड सामने नहीं आता है। अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध प्रदर्शित किया और आखिरी में 1941 में माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में इन किसानों की विजय होती है और यहाँ पर जितनी भी प्रकार की लगाने हैं, जितनी भी प्रकार की जो बेगारी यहाँ पे जो करवाई जाती थी, लाटा व कूता के रूप में जो यहाँ पे भू राजस्व की जो व्यवस्थाएं थी, इनको हटा दिया जाता है और किसानों को रियायत प्रदान की जाती है। इस तरीके से 1941 में इस आंदोलन का समापन होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बेंगू के किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और दूध व खारा किसान आंदोलन, जो भी बाकी के आंदोलन बच गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।